माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर हेरेडिटरी एंड इवोल्यूशन। ओके, सो वी लर्न हियर अबाउट हेरेडिटरी एंड हेरेडिटरी चेंजेस, इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, स्पेसिएशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, लामार्किज्म and human evolution. So these are the topics of our chapter hereditary and evolution. So first we learn about introduction of hereditary and the evolution. तो देखिए फ्रेंड्स, you know that the hereditary is the transfer of biological character from one generation to another via genes. कि हेरिडेटरी है क्या? हेरिडेटरी क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। ये जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं, पास होते हैं। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। तो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं? जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हेरिडेटरी कहते हैं। सो हेरिडेटरी इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है पॉइंट? जीन ग्रेगर मेंडल इज़ पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। कि ये जो जॉहन ग्रेगर मेंडल है ये क्या है? पियोनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। यानी कि हम सब जानते हैं जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन्स और जेनेटिक कैरेक्टर और हेरिडेटरी ट्रांसफॉर्मेशन और बायोलॉजिकल कैरेक्टर। तो इसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो जॉहन ग्रेगर मेंडल ये क्या है? पियोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो जो हमारा मॉडर्न जेनेटिक्स है उसके पियोनियर कौन है? ग्रेगर मेंडल है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टुक लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ रिसर्च अबाउट हेरिडेटरी। जो ग्रेगर मेंडल थे इन्होंने क्या किया? 1886 से जो अपना वर्क स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया? अपना जो है सो वर्क स्टार्ट किया। तो इन्होंने एक लंबा समय यानी कि लॉन्ग टाइम लगा दिया इस बात को अंडरस्टैंड होने में और इस बात का कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट निकालने में कि हेरिडेटरी एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में हेरिडेटरी है क्या। उसके बाद जो हुआ 1901 में, अब तक हमने किसके बारे में देखा? 1886 के बाद। अब उसके बाद 1901 यानी कि 1901 में क्या हुआ? द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस वेर अंडरस्टूड ड्यू टू म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ हुगो डिवेरिस। तो देखिए 1901 में यानी 1991 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है हुगो डिवेरिस। इन्होंने क्या किया? जो सडन चेंजेस होते हैं उसके बारे में समझाया, सडन चेंजेस के बारे में समझाया, जिसे म्यूटेशनल थ्योरी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशन के एक्चुअल मीनिंग ही क्या है? टू चेंज। म्यूटेशन के एक्चुअल मीनिंग ही क्या है? टू चेंज। तो इन 1901 द रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस, जो भी जेनेटिकली सडन चेंजेस होते हैं वो किसने दिए? हुगो डिवेरिस ने अपने थ्योरी में समझाए, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशनल थ्योरी। ओके, उसके बाद क्या हुआ? इन 1902 में 1902 नेक्स्ट हमारा क्या है? 1902 में क्या हुआ? वॉल्टर एंड सुटोन ऑब्जर्व द पेट क्रोमोसोम। वॉल्टर एंड सुटोन ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया? द पेट क्रोमोसोम्स इन द सेल्स ऑफ ग्रास हॉपर। जो ग्रास हॉपर है उसके अंदर पेड क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया। किसने? वॉल्टर एंड सुटोन में। और कब किया? 1902 में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, Until then it was not known to anyone, यानी कि वॉल्टर और सुट्टो ने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि पैट क्रोमोसोम्स होते हैं। और किस में ऑब्जर्व किया? ग्रॉसहोपर में। तो सबको पता चला कि until then it was not known to anyone, इससे पहले किसी को पता नहीं था कि क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है? रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिसर्च स्टार्टेड
in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried via genes. Genes are carried via chromosomes. कि जैसे जैसे रिसर्च स्टार्ट होते चले गई कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्क क्या है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस तरह की रिसर्च जब जेनेटिक मटेरियल पे होना शुरू हुई तो ये बात प्रूफ हुई कि जीन्स कैरिड वाया क्रोमोसोम्स, कि जीन्स किसके कैरिड होते हैं, वाया क्रोमोसोम्स, जीन्स कैरिड वाया क्रोमोसोम्स. ओके, आफ्टर दैट थ्रू 1944, trio of scientists Ostwald Avery, MacLean, M.C. Carthy and Colin MacLeod. ट्रायो ऑफ साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट की 3 लोगों की जोड़ी. ट्रियो ऑफ साइंटिस्ट मीन 3 साइंटिस्ट की जोड़ी. तो 3 साइंटिस्ट कौन थे वो? फर्स्ट वन इज ओस्टवाल्ड एवरी, सेकेंड वन इज MacLean, M.C. Carthy and third one is Colin Leopold that accept viruses. इन्होंने क्या बताया, एक अपना इंफॉर्मेशन बताया, एक्सेप्ट वायरसेस यानी कि वायरसेस को छोड़ के ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल. तो ये जो ट्रियो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बताया कि अगर हम वायरसेस को छोड़ दे तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है सबके पास DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल है. तो DNA क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है. किसने बताया? द ट्रियो साइंटिस्ट ओस्टवाल्ड, मैकलिन एंड कोलिन, इन तीनों ने बताया. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 1961. इन 1961 French geneticist Francisco Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. इन 1966 में क्या हुआ, एक फ्रेंच के साइंटिस्ट बोले तो जेनेटिक्स थे, जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, और उनका नाम क्या था? फ्रैंकोस जैकोब एंड जैकोब मोनाड. 2 साइंटिस्ट है, फ्रेंच के 2 जेनेटिक्स थे. फर्स्ट का नाम था फ्रैंकोइस जैकोब और सेकंड का था जैक मोनाड. इन्होंने एक मॉडल बताया. क्या बताया? मॉडल बताया. और ये मॉडल किसके लिए था? ये मॉडल था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो इस मॉडल में बताया गया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो किसकी मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ DNA. किसकी मदद से होता है? DNA की मदद से होता है. और कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल्स में होता है. कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल्स में होता है. तो 1961 पे 2 साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच थे, जेनेटिक्स थे. एक का नाम है फ्रैंकस जैकोब, दूसरे का है जैकोब मोनाड. उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया और वो मॉडल था प्रोटीन सिंथेसिस का. और उसमें बताया गया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो किसकी मदद से तैयार होता है? DNA की मदद से तैयार होता है. और कहाँ पे होता है? बैक्टीरियल सेल में. इट हेल्प टू अनकवर द जेनेटिक कोड हिडन इन DNA. और इस थ्योरी के थ्रू हमें पता चला कि इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल टू अनकवर द जेनेटिक कोड्स. जो भी जेनेटिक कोड्स DNA में प्रेजेंट होते हैं और जो कि छुपे हुए होते हैं वो इस तरीके के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस के मॉडल के थ्रू स्टडी में आई और हमें पता चला. ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड विच हैज़ वास्ट स्कोप इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो जब प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल पता चला तो DNA के हिडन कोड्स पता चले, जेनेटिक कोड्स पता चले, जिसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या हुआ कि जो टेक्निक थे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के वो क्या हुआ? इमर्ज्ड हुए और उसका स्कोप बढ़ा. और कहाँ पे स्कोप बढ़ा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के फील्ड में उसका क्या हुआ? स्कोप बढ़ गया. और इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. अब हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पॉइंट में, लास्ट वन पॉइंट में क्या बताया गया है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ यूजफुल फॉर diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorder, production of hybrid varieties of animals and plants, and industrial process in which microbes are used. यानी कि जो हेरिडिटरी है ये इसलिए यूज़फुल है कि हम किसी भी डिसीज़ के बारे में का डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और डिसीज़ होने से पहले हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं जो कि हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं. उसके अलावा जो माइक्रोब्स है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके अंदर हाइब्रिड वैराइटीज़ बनाई जाती है. हाइब्रिड वैराइटीज़
वैरायटीज़ बनाई जाती है किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की, कहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। तो यहाँ पर भी हेरिडेटरी क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड, और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मोस्टली क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसमें स्टडी करते हैं। आगे का पॉइंट जो हमारा है वो है ट्रांसक्रिप्शन। हमारा आगे का जो पॉइंट है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।